द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विवादास्पद हिस्से पर बात करेंगे। अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ हमें सुरक्षा देता है। ये वो अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति की आज़ादी और राज्य की सुरक्षा की ज़रूरतों के बीच एक महीन रेखा खींचता है। और हमारी चर्चा का बड़ा सवाल यही है, क्या अनुच्छेद 22 अपने कानूनी सुरक्षा उपायों और अदालती व्याख्याओं के साथ वाकई में एक आम नागरिक की आज़ादी की रक्षा कर पाता है, या फिर इसके अंदर छिपा निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान राज्य को इतनी ज़्यादा ताकत दे देता है कि उसका गलत इस्तेमाल होना लगभग तय है। मेरा मानना है कि अनुच्छेद 22 और खासकर डीके बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के साथ मिलकर मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल का काम करता है। और मैं मानती हूं कि निवारक निरोध का प्रावधान जो हमें देखिए अंग्रेजों से विरासत में मिला है और जिस तरह जमीन पर चुनिंदा लोगों के खिलाफ कानून का इस्तेमाल होता है, उसे देखते हुए ये सुरक्षा उपाय अक्सर सिर्फ कागज पर ही रह जाते हैं। ये राज्य की मनमानी पर लगाम नहीं लगाते बल्कि उसे और बढ़ावा देते हैं। चलिए इसे शुरू से देखते हैं। अनुच्छेद 22 साफ तौर पर कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं। खंड 1 और 2 के तहत आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, आपको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का हक है, और सबसे जरूरी, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। क्या वाकई ये किताबी बातें नहीं हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी कहती है। थाने के अंदर एक आम आदमी के लिए इन अधिकारों की मांग करना कितना आसान होता है। आपका सवाल जायज है, लेकिन यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका आती है। सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया तो सिर्फ प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी गिरफ्तारी ही गैरकानूनी हो जाती है। और फिर डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला तो एक मील का पत्थर है। कोर्ट ने 11 सूत्रीय दिशा निर्देश दिए, गिरफ्तारी का मेमो बनाओ, परिवार वालों को खबर दो, हर 48 घंटे में मेडिकल जांच कराओ। ये सब इसलिए ताकि पुलिस की जवाबदेही तय हो सके। देखिए, डीके बसु के दिशा निर्देश सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सब तब की बात है जब गिरफ्तारी कानून के तहत हो रही हो। अनुच्छेद 22 के असली विरोधाभास की तो हमने बात ही नहीं की, जो है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि संविधान आपको सुरक्षा देता है, और दूसरी तरफ वही संविधान राज्य को ये ताकत भी देता है कि वो आपको सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के महीनों तक जेल में रख सकता है। मैं मानता हूं कि निवारक निरोध एक कठोर कानून है, लेकिन इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे गंभीर खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले किसी अपराध को रोकना है। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है। सार्वजनिक व्यवस्था एक इतना अस्पष्ट शब्द है कि इसका इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे औपनिवेशिक विरासत कहा है, एक ऐसा कानून जो राज्य को मनमानी ताकत देता है। इसका इस्तेमाल उन कामों के लिए हो रहा है जो महज कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर के मामले हैं, न कि सार्वजनिक व्यवस्था के। और ये मैं नहीं कह रही, ये अदालतें बार बार कह रही हैं। लेकिन इस मनमानी को रोकने के लिए भी तो संविधान में व्यवस्था है। अनुच्छेद 22(4) एक सलाहकार बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड की बात करता है। अगर सरकार किसी को 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसे अपना मामला एक बोर्ड के सामने रखना होगा, जिसमें हाई कोर्ट के जज या उनके स्तर के लोग होते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो कार्यपालिका के फैसले पर एक न्यायिक नजर रखता है। तो आप सलाहकार बोर्ड को एक सेफ्टी वॉल्व कह रहे हैं, लेकिन क्या ये वॉल्व तब काम करता है जब गाड़ी पहले ही खाई में जा चुकी हो? मेरा मतलब है, व्यक्ति तो पहले ही 3 महीने जेल में बिता चुका है, वो भी सिर्फ कार्यपालिका के संतोष पर, बिना किसी न्यायिक समीक्षा के। उसकी आज़ादी तो पहले ही छीन ली गई है। और इस सेफ्टी वॉल्व का क्या मतलब रह जाता है जब अनुच्छेद 22(7) संसद को ये ताकत दे देता है कि वो ऐसे कानून बना सकती है जिसमें कुछ मामलों में 3 महीने से ज्यादा की हिरासत के लिए बोर्ड की राय की जरूरत ही ना पड़े। एक मिनट, आप अनुच्छेद 22(7) की बात कर रही हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि संसद ने इस असाधारण शक्ति का इस्तेमाल असल में कितनी बार किया है।
क्या ये एक वास्तविक खतरा है या एक सैद्धांतिक संभावना? सामान्य नियम तो बोर्ड की समीक्षा ही हैं। इसे एक अपवाद के तौर पर रखा गया है, न कि एक नियम के तौर पर। जब किसी की आजादी दांव पर हो तो एक सैद्धांतिक संभावना भी बहुत बड़ा खतरा होती है। ये राज्य को एक चोर दरवाजा देती है। मान लीजिए सरकार को लगता है कि सलाहकार बोर्ड उसके पक्ष में फैसला नहीं देगा, तो वो संसद के जरिए कानून में बदलाव करके उस बोर्ड की जरूरत को ये खत्म कर सकती है। ये तो चेक और बैलेंस के सिद्धांत का मजाक उड़ाना हुआ। मैं आपके तर्क को समझता हूं, लेकिन फिर से न्यायपालिका ने इस पर भी अपनी नजर बनाए रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था के बीच के फर्क को साफ किया है। अदालत कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का काम सिर्फ कुछ लोगों को प्रभावित करता है, तो वो कानून और व्यवस्था का मामला है और उसके लिए साधारण दंड कानून है। निवारक निरोध का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति के काम से पूरे समाज या समुदाय की शांति भंग होने का खतरा हो, यानी सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो। ये न्यायिक स्पष्टता इसके दुरुपयोग पर एक बड़ी रोक लगाती है। ये फर्क कागज पर बहुत साफ दिखता है, लेकिन असल दुनिया में क्या जमीनी हकीकत इससे मेल खाती है? मध्य प्रदेश के दमोह की घटना को याद कीजिए। गौ हत्या के सिर्फ आरोप में 9 मुस्लिम लोगों को सरेआम सड़कों पर घुमाया गया, अपमानित किया गया, जबकि स्थानीय कसाईयों का कहना था कि जानवर भैंस थी, गाय नहीं। यहाँ हुआ क्या? कुछ सतर्कता समूहों यानी विजिलेंटी ग्रुप्स ने दबाव बनाया और पुलिस ने उनकी बात को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानकर इतनी कठोर कार्रवाई कर दी। तो जो फर्क आप बता रहे हैं वो तो जमीनी स्तर पर पूरी तरह धुंधला हो गया। मैं मानता हूं कि दमोह जैसी घटनाएं कार्यान्वयन की कमियों को दिखाती हैं, लेकिन ये संवैधानिक ढांचे की विफलता नहीं है, ये पुलिस की कार्रवाई की विफलता है। और ऐसी स्थितियों के लिए तो डीके बसु के दिशा निर्देश बनाए गए हैं। अगर उन लोगों की गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो वो अदालत जा सकते हैं और गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। व्यवस्था में सुधार का रास्ता है। नहीं, यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। आप इसे कार्यान्वयन की कमी कह रहे हैं, मैं इसे व्यवस्था का सोचा समझा इस्तेमाल कहती हूँ। जब राज्य की मशीनरी खुद ही किसी एक पक्ष के साथ खड़ी हो जाए, तो डीके बसु के दिशा निर्देशों का क्या मतलब रह जाता है? सीजेपी की रिपोर्ट ऐसी घटनाओं से भरी पड़ी हैं जहां तथाकथित गौरक्षक मवेशी ले जा रहे लोगों पर हमला करते हैं, उनकी दुकानें जला देते हैं, उन्हें जय श्री राम बोलने पर मजबूर करते हैं, और पुलिस अक्सर या तो मूक दर्शक बनी रहती है या फिर पीड़ितों पर ही मामला दर्ज कर देती है। लेकिन अगर पुलिस गलती करती है तो पीड़ित के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प हमेशा खुला रहता है। विहान कुमार मामले में यही तो हुआ। पुलिस ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हिरासत को ही अवैध ठहरा दिया। ये दिखाता है कि व्यवस्था काम करती है, भले ही कभी-कभी धीमी गति से। देखिए, यहीं पर सैद्धांतिक कानून और जमीनी हकीकत का टकराव होता है। आप डीके बसु के दिशा निर्देशों की बात कर रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इंदौर की घटना में उन दिशा निर्देशों का क्या हुआ? एक मुस्लिम जिम ट्रेनर एक हिंदू महिला के साथ गाड़ी में जा रहा था। बजरंग दल के लोगों ने उसे रोका, उस पर हमला किया। उस महिला ने खुद सामने आकर कहा कि वो उसकी दोस्त है और कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। लेकिन नतीजा क्या निकला? पुलिस ने हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय उस पीड़ित लड़के को ही प्रतिबंधात्मक धाराओं में बंद कर दिया। अब आप बताइए, यहाँ अनुच्छेद 22 कहाँ है? डीके बसु के दिशा निर्देश कहाँ है? इंदौर का मामला निश्चित रूप से परेशान करने वाला है और यह पुलिस की ओर से शक्तियों के घोर दुरुपयोग का एक उदाहरण है। लेकिन क्या एक या कुछ ऐसे मामलों के आधार पर हम पूरे संवैधानिक ढांचे को दोष दे सकते हैं? मेरा तर्क यह है कि ढांचा खुद में सही है। अनुच्छेद 22 पुलिस को बेलगाम शक्तियां नहीं देता, बल्कि उन पर सीमाएं लगाता है। समस्या तब होती है जब उन सीमाओं को लागू करने वाले लोग ही पक्षपाती हो जाएं। इसका समाधान पुलिस सुधार और ज्यादा न्यायिक निगरानी में है, न कि अनुच्छेद 22 को कमजोर मानने में। लेकिन अगर ये कुछ मामले एक पैटर्न बन जाएं, तो अगर ये बार बार एक ही समुदाय के लोगों के साथ हो रहा हो, तो तब ये सिर्फ कार्यान्वयन की कमी नहीं रह जाती, तब ये एक प्रणालीगत पूर्वाग्रह यानी सिस्टमिक बायस का मुद्दा बन जाता है, जहां कानून का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है।
जब राज्य के अंग जैसे पुलिस और गैर सरकारी समूह जैसे सतर्कता दल मिलकर काम करने लगे तो संविधान द्वारा दी गई सुरक्षा एक भ्रम बन जाती है। उस स्थिति में अनुच्छेद 22 पीड़ित को नहीं बल्कि जुल्म करने वाले को बचाता है, क्योंकि वो अपनी कार्रवाई को कानून का जामा पहना देता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जमीनी स्तर पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि हम संवैधानिक सुरक्षा को ही खारिज कर दें। अनुच्छेद 22 अपनी तमाम खामियों के बावजूद आज भी एक आम नागरिक के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये अनुच्छेद ना होता तो पुलिस को किसी को भी अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की खुली छूट मिल जाती। न्यायिक समीक्षा और प्रक्रियात्मक सुरक्षा की जो भी व्यवस्था आज मौजूद है वो इसी अनुच्छेद की देन है। शायद ये एक हथियार है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये साधारण मामलों में कुछ सुरक्षा देता है तो दूसरी तरफ निवारक निरोध के जरिए राज्य को लगभग असीमित शक्ति भी सौंप देता है। और जब समाज में ध्रुवीकरण इतना बढ़ गया हो, जब भीड़ ही कानून अपने हाथ में लेने लगे, तब ये संवैधानिक सुरक्षाएं बेहद कमजोर पड़ जाती हैं। असली सवाल ये नहीं है कि कानून की किताबों में क्या लिखा है। असली सवाल ये है कि जब एक अकेला व्यक्ति राज्य की ताकत के सामने खड़ा होता है तो क्या ये अनुच्छेद वाकई उसे बचा पाता है? और कई मामलों में जवाब नहीं है। तो आखिर में हम फिर वहीं पहुंचते हैं कि अनुच्छेद 22 अपनी प्रक्रियात्मक जरूरतों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार विकसित की गई न्यायिक सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी और प्रभावी ढांचा है। ये राज्य की शक्ति पर महत्वपूर्ण सीमाएं लगाता है और जब इन सीमाओं का उल्लंघन होता है तो न्यायिक उपाय मौजूद हैं। हमें उन उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि जब तक निवारक निरोध जैसा औपनिवेशिक कानून संविधान का हिस्सा है, ये ढांचा हमेशा कमजोर रहेगा, क्योंकि ये राज्य को एक ऐसा रास्ता देता है जो बाकी सभी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकता है। और जब अनौपचारिक सतर्कता समूह कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और राज्य की संस्थाएं या तो चुप रहती हैं या उनका साथ देती हैं, तो संवैधानिक सुरक्षाएं अपना मतलब खो देती हैं। समस्या सिर्फ कानून के दुरुपयोग की नहीं, बल्कि एक ऐसे पैटर्न की है जहां कानून का इस्तेमाल ही उत्पीड़न का एक जरिया बन गया है। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि अनुच्छेद 22 के प्रावधानों की व्याख्या और उसके अमल में एक जबरदस्त खींचतान है। एक तरफ ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मजबूत गढ़ है, तो दूसरी तरफ राज्य की शक्ति के लिए एक सुविधाजनक औजार भी। ये देखने वाले के नजरिए और जमीनी हकीकत पर निर्भर करता है कि पलड़ा किस तरफ झुकता है। स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जा सकता है।